देखो यहाँ बैड डेप्ट और कैश डिस्काउंट दोनों है, फिर इंक्रीमेंटल में जाते हैं तो यहाँ तक का तो सब सेम ही था प्रॉफिट। तो देखो जो जिसका भी इंक्रीज़ है वो बाद में आएगा, उससे पहले वो आएगा। जैसे बैड डेप्ट है तो बैड डेप्ट का इंक्रीज़ यहाँ पे आएगा। तो एग्जिस्टिंग से देखोगे तो मान लो जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 है, तो 10 से देखोगे तो यहाँ पे 5 बढ़ा है, 10 से देखो तो भी तो यहाँ पे 10 बढ़ा है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल इन द प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेना, प्री टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। अगर आफ्टर टैक्स है तो टैक्स के बाद होगा, नहीं तो टैक्स से पहले। तो जैसे कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ये आ जाएगा, फिर उसका कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर उसके बाद इंक्रीज इन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सिर्फ यहाँ पे जो है ये देखो रेड से है तो ये सिर्फ रेड वाला प्लस है, सब प्लस मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। इसको भी यहाँ पे भी रेड वाले में प्लस करना, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा मत करना है इंक्रीज इन टैक्स करने लग गए, नहीं टैक्स डायरेक्ट में वो वैसे ही जैसे नॉर्मल माइनस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा कैश डिस्काउंट विथ लाइन। अगर 1/10 है तो मतलब कि क्या है इसका, अगर तुम विद इन 10 डेज में पेमेंट कर दोगे तुमको 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कैश डिस्काउंट जहाँ पे बैड डेप्ट और कैश डिस्काउंट आ रहा था वहाँ पे जाएगा। और अदरवाइज़ नहीं तो तुमको टोटल अमाउंट ड्यू विद इन 45, नहीं तो तुमको 45 दिन में तो तुमको करना है, या तो तुम कर दो नहीं तो तुम 45 दिन में पेमेंट करो। और ऐसे ही BQ12 एक आता है एनुअल परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। मतलब तुमको कैश डिस्काउंट कितना मिला, मान लो तुमको 2.5 मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि तुम 60 दिन का जो पेमेंट था 7 डेज़ में तुमको 100 मिलने वाला था, लेकिन तुम कहे कि 7 डे में दे दोगे तो तुम 97 ही एक्सेप्ट कर लोगे। मैं 97, तुमको 100 देने की ज़रूरत, मैं तुमको 2.5 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो 2.5 का कैश डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 100 माइनस 2.5 तो 97.5 मुझे मिला। इंटू कितने, अगर मैं 7 डेज़ में नहीं तो कितना अर्लियर मैं पेमेंट मंगा दे रहा हूँ। अगर मुझे 97.5 मिले हैं तो मान लो कि 53 डेज़ पहले मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, मंगवा ले रहा हूँ, फिर 53 डेज़ अर्लियर वो पेमेंट मुझे मिल रहा है। तो यहाँ 53 डेज़ 365 इंटू 100 कर दोगे। और ये फैक्टरिंग सर्विसेज वाला अभी थोड़ा देर बाद में। अब देखो तुम क्या क्या गलती की उसमें मैं वो बताता हूँ। भाई देखो मैं तुमको एक बात चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो तुम अगर इसके बाद जो रिवीजन करोगे, भाई कोई भी क्वेश्चन करो, अगर तुम कैलकुलेटर पर ही करो ना, लेकिन उसका फॉर्मेट बना लेना ज़रूर। इससे क्या होगा ना, तो तुमको फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो ये टोटल अप्रोच है, तो यहाँ देखो यहाँ पे टोटल अप्रोच था, तो यहाँ पे देखो लैक लिख दियो जिससे कि एग्जिस्टिंग 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो जो भी जाएगा, तो मतलब जो भी इंक्रीज होगा वो एग्जिस्टिंग से ही होगा, अगर इंक्रीमेंटल से फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इन लैक्स लिखा हुआ है, देखो ये फॉर्मेट देख लो, और एग्जिस्टिंग ऑप्शन क्योंकि एग्जिस्टिंग से तुम चलोगे। और जैसे कि मैंने बताया रिसीवेबल कैसे होता है, क्रेडिट से कैसे होता है, तो इसके हिसाब से तुम जैसे कि कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन 60% है, मतलब कि क्या होगा, एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट की 60% आ जाएगी। और तुमको भी पता है कि कॉस्ट ऑफ फंड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल या रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात होती है। तो उसमें तुम क्या करोगे, उसमें तुम लोगे 120 को, तो 120 लोगे, जैसे 120 लिया है इन्होंने, 120 लोगे। और यहाँ पे देखो देख लेना एग्जिस्टिंग का अलग होगा क्रेडिट पीरियड, देखो क्रेडिट पीरियड यहाँ पे 1 मंथ है, तो ये सब देखते हुए चलना। देखो यार पहला जो है, पहला क्वेश्चन तो यार सिंपल था। सेकंड में विद इन गिवन क्रेडिट पीरियड, सेकंड वाला देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट पीरियड भी दिया और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दिया हुआ है कि इतने दिन में कलेक्शन होता है। क्रेडिट पीरियड भले ही तुमको इतने दिन में पैसा दे देना चाहिए था, लेकिन वो देता कितने दिन में, 45 डेज में। तो तुमको क्या करना है, तुमको जब वो मिलेगा पैसा तभी ना लोगे। मतलब वो जितने भी दिन दे रहा है, मान लो 30 दिन का तुम बताए 30 दिन में पैसा दे देना, लेकिन वो 45 डेज में दे रहा है, तो तुमको वो 45 डेज कंसीडर करना है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे जिसकी हायर नेट बेनिफिट होगी वो ऑप्शन तुम क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है या रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, मतलब यार वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे 45 डेज ये सब कलेक्शन वाले हैं।
ये सारे के सारे कलेक्शंस वाले हैं 45, 51, 72। देखो थर्ड में तुम एक चीज़ गलती किए थे। तुम ना क्या किए थे, जैसे कि मान लो कि टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। लेकिन देखो फिक्स कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, वो पर यूनिट में फिक्स होता है वेरिएबल कॉस्ट। और टू फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल में फिक्स होता है। तो जो प्रेजेंट का मतलब सिंपल से मान लो जो प्रेजेंट है या एग्जिस्टिंग की जो फिक्स कॉस्ट होगी वही ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इसमें रहेगी। ये सबसे गलती करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना है इसमें। देखो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है तो वेरिएबल कॉस्ट को लोगे। अगर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दे रखा है तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को लोगे। यही तुम्हारा 1, 2, 3 और 4 भी क्वेश्चन नंबर सेम 3 की तरह है, तो इतने का 3 तक हो गया। देखो यार अगर प्रेजेंट में देखो 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, मतलब वो 60% किसका वेरिएबल कॉस्ट सेल्स पे लगता है। तो मान लो प्रेजेंट में 1 लाख की शर्त है, लेकिन प्रपोज में 1,20,000 की सेल्स है, तो 60% तुम्हारा 1,20,000 पे लगेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे तुम गलती कर रहे थे। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सेल्स क्या है, सेल्स इतना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, 75% ऑफ द सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, वो 75% ऑफ सेल्स है। भाई मैं दिखा रहा हूँ, देखो सेल्स कितना है 15 लाख, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% ऑफ द सेल्स। तो 75% 15 लाख का वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और जो बैड डेप्थ हैं वो 1% ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्राइज है 80% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड 20%। तो जो मान लो तुम 15 लाख में से मान लेते हैं एक तरीके से तुम्हारा तुम्हारा क्या होता है, 10 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से वो उस 10 लाख में से 8 लाख वेरिएबल कॉस्ट है और 2 लाख क्या है, फिक्स कॉस्ट है। और ये फिक्स कॉस्ट ना चलती जाएगी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में, एग्जिस्टिंग में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे में चलती जाएगी, ध्यान रखना इसका। देखो 225 और ये बढ़ गया, प्रपोज हो गया। तो प्रपोज हो गया तो मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर एक तरीके से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो पहले 15 लाख की थी, अब 17,25,000 की है। 17 लाख 17,25,000, इसका मैं ना 80% करता हूँ, नहीं इसका मैं 75% करता हूँ। तो ये है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब एक तरीके से वही वेरिएबल कॉस्ट और वही फिक्स कॉस्ट में डिवाइड हो रही है, एक तरीके से ये मानो। तो ये है, तो इसका 80% तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो देखो 1035,000 आ रहा है, और उसका क्या है 20% तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट 20% नहीं करोगे, यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो कि तुम उसका 20% फिक्स हो, लेकिन यहाँ फिक्स कॉस्ट तो जो ऑप्शन नंबर प्रेजेंट में रहेगी वही ना तुम्हारा कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ कंटिन्यू होगी, ये तुम गलती कर सकते हो, ध्यान देना बहुत। देखो यहाँ पे 1% ये 15 लाख के लिया, और ये 1% यहाँ पे 69 वो 17,25,000 का लिया। देख लेते हैं 17,25,000 का 1%, देखो सॉरी यहाँ पे 1% नहीं है, प्रपोज में 4% था, सॉरी। देख रहे हो गलती ऐसी मत करना भाई, ये छोटी छोटी गलती तुम कर रहे हो। ये वाला को जो क्वेश्चन है BQ6, अब इसमें तुम क्या गलती कर रहे थे। जैसे करंट सेल 6 लाख है, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 है, मतलब प्रेजेंट में 6 लाख है और एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 है, तो मतलब जो ABC है, तो ऐसे मत कर देना कि 30 + 10 40 ऑफ 20, तो 40 में तुम कर रहे हो। तो पहले तो सिंपल है, जो प्रेजेंट है ना तो यहाँ पे लिख देना, जैसे कि यहाँ पे लिख दो ना, जैसे प्रेजेंट को प्लस कर देना, यहाँ पे प्रेजेंट को यहाँ पे प्लस, मतलब 30 + 30 + 30 प्लस ऐसे कर देना। फिर यहाँ पे वही चीज़ करना, 6 लाख 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट है मतलब बैड डेप्थ है, ये तो सब सेल्स पे लगेंगे।
सेलिंग प्राइस 3 है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.5 है। मतलब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या होता है, एक तरह टोटल कॉस्ट होता है जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट 2 है, तो मतलब 0.25 तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। और 0.25 देखो किस पे लगेगा, मान लो 6 लाख है प्रेजेंट में और सेलिंग प्राइस इतना है, तो मान लो तुम 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 करिए, 2 लाख आया। और 2 लाख मतलब एक तरीके यूनिट हो गई, और 0.25 करोगे तो ये 50,000 ही सब में जाएंगे। ये चीज़ कॉमन है, 50,000 ही सब में जाएंगे, देख लेना इसको ना। करेंट बेड लॉस 1% है और ये सब आगे का है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आके ना देखो, यहाँ पे मंथ में नहीं दिया, टर्नओवर में दिया है, तो क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखो 1/4, 1/3, 1/24, ठीक है। क्रेडिट सेल 50 लाख की है और एनुअल टर्नओवर रेशियो प्रेजेंट का 4 टाइम है, ठीक है। बैड डेब्ट 1,50,000 है, तो सब 50 दे दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द फर्म इज़ रिक्वायर्ड टू रिटर्न 25% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये उसकी रेट दी हुई है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो वही अगर 70% हुआ तो 35 लाख का तुम 25% निकालोगे, वो 1 बाई करके देखें आ जाएगा। यहाँ पे आता है एक चीज़, 15% ऑफ द प्री टैक्स दे रखा है। प्री टैक्स मतलब टैक्स से पहले, देखो टैक्स से पहले ही तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल चुके हो, ये ध्यान देना है यहाँ पे। देखो ये देखो क्रेडिट सेल्स क्या है, 12 लाख, ये एग्जिस्टिंग है। फिर यहाँ पे लिख रहा है इंक्रीज़ हो गया 1/3, तो वो भाई वो प्रपोज हो जाएगा, 1/3 से इंक्रीज़ हो गया वो, मान लो 16 लाख। फिर उसके बाद से लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन में पेमेंट कर देगा, और बैड डेप्ट यहाँ पे इतना, और वो एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का, मतलब वो 30 दिन में पैसा दे रहा है, तो उसको ऑब्वियसली इसी बात है, उसको कैश डिस्काउंट। ये मत इंटरप्रेट कर देना कि 45 डेज में करेगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन है, मतलब 30 दिन में आ रहा है, लेकिन ये एवरेज कलेक्शन पीरियड ना यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काम आएगा। ये मत कर देना कि यार 30 दिन में आ रहा है तो नहीं होगा, ये तुम गलत सोच है। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है 50% और 80% ऑफ द कस्टमर इन द सेल्स रेवेन्यू आर अवेल द कैश डिस्काउंट, 50% प्रेजेंट के, 80% जो प्रपोज हुआ है उसके, समझ रहे हो। और देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड प्रपोज का कितना है, 20 दे दिया यहाँ पे। बैड डेट इंक्रीज टू 2%, ये प्रपोज का है, ये प्रेजेंट का है, तो भाई ये सब देख करके चलना। और यहाँ पे देखो ये एक चीज़ और, प्रपोज का क्या है, 2/10 का है, नेट 45 डेज़ का 2% का है, और यहाँ पे 1% का था। तो देखो डिस्काउंट निकालोगे तो 50% अवेल किए हैं, तो 50% अवेल किए हैं ये 12 लाख पे, और एक प्रपोज जो 16 का, ये दोनों क्या है, सेल्स है, ठीक है। उस पर 50% 80% लगेगा, उस पर 1% और 2% लगेगा। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिला है, सेल्स पे ही तो मिल रहा है, तो ध्यान रखना ये सब। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखा है, मतलब ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या 25% है, और ये आफ्टर टैक्स है, मतलब कि यह टैक्स के बाद तुम ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। 80,000 का 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 25, तो ये हो गया 1.5, इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा, देख लेते हैं। देखो 1.5 मंथ क्रेडिट, तो वही कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ है। 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब ये क्या है, ये बैड डेप्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 80% ऑफ सेल्स, तो 80% ऑफ दी सेल्स प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि ये देखो ये वही था जो हम तुमको एक कॉन्सेप्ट वीडियो में तुमको हम बताए थे, तो वही 80% आ जाएगा यहाँ पे 80, और उसका तुम ये निकाल लोगे तो ये इंक्रीज मतलब सेल्स हो जाएगा, मतलब इसका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा फाइंड द डिग्री ऑफ द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब तुमको क्या होता है, बैड डेप्ट का परसेंटेज बताना है। इफ़ दी एज्यूम द रिक्वायर्ड, मतलब जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30% 40% होगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिटर्न मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसमें क्या होता है, सेल्स होता है, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे, ठीक है। बैड डेप्ट माइनस कर दोगे और टैक्स माइनस कर दोगे,
तो रेट रिक्वायर्ड ऑफ द रिटर्न ऑफ द, मतलब उसके ऊपर तक का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर तक का इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जैसे यहाँ पे 80 था, 25%, मतलब 25 की जगह 30 हो गया, और यहाँ पे निकल आएगा। फिर इसको 1000 रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, बैड डेप्थ को बस देखो, बैड डेप्थ निकाल दो तो बैड डेप्थ को तुम एक्स मान लोगे, बाकी सब फिर उसके बाद से तुम निकाल लोगे। तो यहाँ 3000 आ गया, बैड डेप्थ को बैड डेप्थ ही मानोगे, और बैड डेप्थ तो 14,000 परसेंटेज में निकालना है, तो 14,000 सेल्स पे निकलता है ना, तो 14,000 जो उसका सेल्स होगा, मतलब मान लो 10,000 सेल्स है, तो उसके हिसाब से तुम करके कर लोगे। यहाँ पे देख लेना कि अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है ना, उसकी पहले समझ लो। मान लो क्वेश्चन नंबर जो 10 आता है ना, वो एक एरर के साथ आता है। देखो ये क्या होता है 1%, तो ये क्या होता है बैड डेप्ट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ 30 डेज 15% ऑफ द बिल, एट द एंड ऑफ 60 डेज, ये सब ना तुम्हारे ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने में काम में आएंगे। वो मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो जो तुम्हारी रेट थी, रेट ऑफ बिल 15, 34, 30, 20, तो ये ना तुम ना जो तुम्हारा जो या तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो भी आएगा वो उससे, और फिर जो तुम उसके ये तो 15% ऑफ द बिल ये तुम देख लिए, और उसके जो डेज होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे, मतलब एक तरह से कलेक्शन। उसके बाद कुछ नहीं लिखा 365, और इनटू उसके रेट लगा देना है और उसको प्लस कर देना है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। बोला इसने क्या हुआ, 15 लाख का गुड्स क्या हुआ परचेज़ किया हुआ है, और फर्स्ट डे देखो जैसे 15 लाख हुआ है, तो उस सबसे पहले ना तुम यूनिट लिख लिया करो, इससे ना बहुत इजी हो जाता है, इससे इजी पड़ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है 150 पर यूनिट, और प्रॉफिट ऑफ 5 पर यूनिट इज़ एक्सेप्टेड टू बी मेड, मतलब 150 यूनिट का तो था, लेकिन तुमको क्या 5% प्रॉफिट है, तो मतलब 145 तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 150 माइनस 5, 145 यूनिट इंटू 10,000 यूनिट करोगे, तो कॉस्ट ऑफ वो आ जाएगा। और तुम्हारा क्या होता है, ये लिख रहा है, ये एरर है यहाँ पे, एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ये एडमिन कॉस्ट है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंसीडर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एरर यही है कि आईसीआई ने इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंसीडर किया है, तो मतलब आईसीआई ने इन दोनों को जोड़ के मतलब 1455,000 पे निकाला है, 1455,000 पे निकाला है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसमें यार इसमें फॉर्मेट बना करके एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ए है, क्रेडिट पीरियड ए है, तो इसकी ना क्या होता है, ज़ीरो है। अगर ज़ीरो देगा क्रेडिट भी देता, मतलब कैश भी दे रहा तब भी 1000 है, 30 पे भी दे रहा तब भी 1000 है, 60 पर भी दे रहा तब भी 1000 है, और 90 पर भी दे रहा तब भी 1000 ही टीवी सेट सेल हो रहा है। तो मतलब कोई इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, तो कोई इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा, तो इसको क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वही देखो, ज़ीरो पे 1000 है, 30 पे तुम्हारा 1500 है, तो या तो क्रेडिट पीरियड को इस तरीके से लिख दो, और ए क्रेडिट पीरियड को इस तरीके से लिख दो बी का, मतलब कि इसको क्रेडिट पीरियड को ऊपर लिख दो, फिर इसको भी उसके ऊपर लिख दो, इसका फॉर्मेट देखो। फिर उसके बाद देखो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इधर ही आएंगे, और ऐसे ही कस्टमर सी का देना। अगर लाख बुक में जा रहा है तो उतना अमाउंट कौन कैलकुलेट करे, तो लाख को लाख कर देना, बाकी सब कर लोगे, लेकिन इसको एक बार कर देना, मतलब क्योंकि इसमें फॉर्मेट में हो सकता है तुम फंसो। देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेटर भी पूछा, देखो यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ डेटर, तो इसका मतलब 20%, तो कंट्रीब्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ डेटर तुम्हारा लेस हो जाएगा। अगर 27 का 20% करोगे,
ये कॉस्ट ऑफ डेटर ही ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक तरीके से। कॉस्ट ऑफ डेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो कैसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला लेंगे, मान लो कि ये वाला लेना है, तो मान लो 108 लिए, उसके पास ना इसका रेट कितना है, इसका रेट है 20%। 20%। उसके बाद कलेक्शन पीरियड आता है, क्रेडिट पीरियड कितना है, 30 दिन का दे रहे हो, मतलब मान लो उसी समय कलेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई दिया ही नहीं तो 30 डिवाइडेड बाई, और लिखा है 360 डेज इन ईयर है, 360 कर दोगे तो 1.8। एक आता है ना 12 वाला क्वेश्चन। तो देखो 12th वाला क्वेश्चन क्या करता है कि अगर तुम कैश डिस्काउंट है 60 डेज़ का दियो तो 60 दिन बाद तुमको 100 रुपये थे, लेकिन तुम 7 डेज़ पे करते हो कि आज दे दोगे तो 2.5% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो 2.5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो वही चीज़ है कि अगर तुम 2.5, तुमको कितना मिला, हमको इतना मिला, तुमको कितने दिन पहले मिल गया, 53 डेज़ पहले मिल गया, 365 इंटू तो 17 पॉइंट। लेकिन गो विद बैंक, क्योंकि बैंक का कितना रेट है, 16% पर है ना। अगर बैंक 16% का तुमसे इंटरेस्ट ले रहा है, अगर हम बैंक से लेंगे तो वो 97.5, उसका 16% इंटरेस्ट ले रहा है, 53 डेज 2.27। तो तुमको अगर 97 और अभी ले ली हम 97.5, और बैंक जा कर के उससे 100 रुपये ले लेगा, बैंक को देना कितना होगा, 99.27। नाइन्थ और कुछ पैसे तुम्हारा बच भी जाएगा। तो वो बात कह रहा है। ठीक है, तुम पहले ना, सिंपल सी बात है, बैंक का रेट पर एनम में है ना, तो तुमको भी उसको ना पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बुक में लिखा